नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोग उन छोटे-छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिनके यहाँ से एक-एक, दो-दो नंबर के प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आप होलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, तो इनके प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी अच्छे नंबर कवर करा देते हैं। इसलिए आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और आज इन टॉपिक में हम लोग आयोग और समिति, सम्मेलन और समारोह और साथ ही साथ हम लोग संधि और समझौते को कवर करेंगे। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो आज इस वीडियो के माध्यम से 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। और इन प्रश्नों की उपयोगिता भारत की किसी भी एग्जाम में समान प्रकार की होगी। उसका कारण ये है कि ये होलिस्टिक, किसी भी जहां पर जीएस का सेक्शन है, जहां करंट अफेयर्स आना है, वहां पर ये जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आयोग और समिति। पहला टॉपिक दिया है वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति। ये जो वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति बनी, ये किसके द्वारा बनी? तो ये सेबी के द्वारा पुनर्गठित की गई। ये सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक है, अब इसको कब पुनर्गठित किया गया? फरवरी 2022 में। एक बात और याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इस समिति का अध्यक्ष NR नारायण मूर्ति को बनाया गया और NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। ठीक है, यानी कि N नारायण मूर्ति वैकल्पिक निवेश नीति पर जो सलाहकार समिति बनी है, इसके अध्यक्ष होंगे। अगला देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच समिति। यहां पर एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, उस पर जांच करने के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनी हैं। पहली कमेटी उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित की गई, इसमें 5 सदस्य हैं। और याद रखिएगा कि इस समिति की जो अध्यक्षता है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में की जाएगी। ये बात आपको पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक जांच समिति बनाई और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता सचिव सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ठीक है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जिस समिति की निर्माण किया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक जांच के लिए, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सुधीर कुमार सक्सेना। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति है, उसकी अध्यक्षता कौन करे? तो इंदु मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में 5 सदस्य और गृह मंत्रालय की कमेटी में 3 सदस्य होंगे। इतनी बात को आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति। अब ये किसके द्वारा गठित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए जो राष्ट्रीय संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष होंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा बनाने की बात थी, तो एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उन्हीं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। और याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस समिति का कार्यकाल कितना होगा? तो अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, अगला देखिए, कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनी है और एक टास्क फोर्स एस्टैब्लिश हुआ है। आइए पहले जो विशेषज्ञों की समिति बनी है उस पर चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, इसका गठन कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया। दूसरी बात, इसकी जो समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो नाम है RK मल्होत्रा। अब ये RK मल्होत्रा क्या है? तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FIPI कहते हैं, इसके ये महानिदेशक हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के रोडमैप के लिए एक विशेषज्ञों की समिति का निर्माण हुआ। अब आइए दूसरी बात, अभी आपने पढ़ा कि एक टास्क फोर्स भी गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो विनोद कुमार तिवारी। ये विनोद कुमार तिवारी कौन है? तो कोयला मंत्रालय में अपर सचिव कोयला है। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति किसके द्वारा गठित की गई? तो आपका जवाब होगा RBI द्वारा। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी अगस्त 2021 में। और याद रखिएगा कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर जो विशेषज्ञ की समिति बनी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका जवाब होगा NS स्वामीनाथन, जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं। ये प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होंगे। कौन? NS स्वामीनाथन। अगला देखिए, परिवर्तन पूंजी कंपनी, जिसको आप VCC कहते हैं, उस पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आ गई। अब जरा यहां समझिएगा, ये जो परिवर्तन पूंजी कंपनी पर विशेषज्ञ की
समिति बनी थी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर केपी कृष्णन ने। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? तो याद रखिएगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास को सौंप दी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है केवल। अगला, अब देखिए यहाँ पर आयोग और समिति कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सम्मेलन और समारोह की तरफ चल रहे हैं। याद रखिएगा कि जो महानिदेशक यानी DG स्तर का भारत और ब्रिटेन के बीच में राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 हुई, ये कब हुई? 5 मई 2022 को। और कहां पर संपन्न हुई? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला देखिए, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। याद रखिएगा यहाँ पे क्रम क्या है? 21वां है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022। अब ये कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। कब से कब तक? तो 18 से 21 नवंबर 2022 के बीच। फिर पूछा जाए कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की 2022 के विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। और तीसरी बात कि ये पहली बार भारत में आयोजित हुई, कौन सी? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट जो बैठक हुई, ये भारत में पहली बार। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, जो आयोजन पहली बार भारत में हुआ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका क्रम, स्थान और इसका विषय जरूर याद रखें। अगला है लॉजीसेम वायु 2022। ये जो लॉजीसेम वायु 2022 है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सेमिनार है। ठीक है, आइए जरा इस सेमिनार की और बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्या नाम है? लॉजीसेम वायु 2022, नई दिल्ली में वायुसेना द्वारा 28 अप्रैल 2022 को। इसका विषय क्या है? इसका विषय है आर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ इस विषय को याद रखिएगा, आर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशन। ये किसका विषय है? लॉजीसेम वायु 2022। ये जो लॉजीसेम वायु 2022 है, ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये वायुसेना के द्वारा। अगला देखिए, भारतीय शहरों में लैंगिक और विकलांगता समावेशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 2022 में। कहां पर हुआ? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। और कब से कब तक ये आयोजन हुआ? तो 28 से 30 अप्रैल 2022 के बीच। अगला देखिए, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। ये जो पेरिस बुक फेस्टिवल है, ये कहां पर हुआ? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ। कब से कब तक? तो 22 से 24 अप्रैल 2022 के बीच। एक बात याद रखिएगा, जो पेरिस बुक फेस्टिवल था, इस समारोह में भारत को एज ए चीफ गेस्ट यानी एज ए मुख्य अतिथि देश के तौर पर नामित किया गया था। अगला देखिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको आप FATF के नाम से जानते हैं, इसके मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 2022 में कहां हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वाशिंगटन DC USA में FATF के मंत्री स्तरीय बैठक हुई। और ये कब हुई? तो 21 अप्रैल 2022 को। यहाँ FATF की बात हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ एक बात आपको कोरिलेट कराना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में शामिल है, वहीं पाकिस्तान के साथ साथ UAE को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। और कब से कब तक हुआ? तो 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच। याद रखिएगा, ये जो भारतीय फार्मा 2022 की थीम है, ये क्या है? तो ये इंडिया फार्मा विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी एजेंडा, यानी कि इंडिया फार्मा विजन कब का है? तो 2047 का है। अगला है भारत चिकित्सा उपकरण 2022 का विषय क्या था? तो नवाचार और एकीकृत सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। और याद रखिएगा, जो भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 हुआ, ये 7वां सम्मेलन था। ठीक है, अगला देखिए, आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत इटली संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक हुई। और ये बैठक कहां पर हुई? तो ये रोम इटली में हुई 1 अप्रैल 2022 को। याद रखिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आतंकवाद और संगठित अपराध पर किसके द्वारा एक संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई, तो आपका जवाब होगा भारत और इटली के बीच। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत और इटली के बीच जो संयुक्त बैठक हुई, इसका क्रम कौन सा? ये कौन सी बैठक हुई? तो आपका सही जवाब होगा ये तीसरी बैठक हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत और इजराइल की द्विपक्षीय कार्यशाला 2022 का आयोजन। तो यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर ये पूछा जाए कि क्वांटम प्रौद्योगिकी पर किन दो देशों के बीच में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, तो आपका जवाब होगा भारत और इजराइल के बीच। दूसरी बात कि जो क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में 5 से 6 अप्रैल 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, 5वां भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय साइबर संवाद 2022। अब ये साइबर संवाद किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। कौन सा सम्मेलन है? तो ये 5वां है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होगा लंदन UK में 11 से 12 अप्रैल 2022 के बीच।
अगला देखिए, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022। ये जो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन है, इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। और आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 20 से 22 अप्रैल 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022। अब इसका आयोजन तो क्लियर है कि सिंगापुर में हुआ। ये कब से कब तक हुआ? तो 17 से 21 अप्रैल 2022 के बीच। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 में भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया? तो आपका सही जवाब होगा जी अशोक कुमार ने वर्चुअल तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जी अशोक कुमार कौन है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसको आप NMCG के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि ये जल सप्ताह जो है 17 से 21 अप्रैल 2022 के बीच हुआ। अगला देखिए, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022। ये आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 18 से 22 अप्रैल 2022 के बीच। अगला है चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम 2022। याद रखिएगा, ये जो विश्व का उद्यमी निवेश फोरम है, इसकी कौन सी बैठक हुई? तो चौथी बैठक हुई। और कहां पर आयोजित हुई? तो दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और ये आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 से 30 मार्च के बीच में चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। अगला देखिए, और यदि हम बात करें कि जो चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम 2022 था, इसका विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा कनेक्टिंग माइंड्स टूवर्ड्स अचीविंग द SDG थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट कोविड-19। ठीक है, ये जो SDG लिखा है, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। अगला देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 है, इसका आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और कब से कब तक हुआ? तो 29 से 30 मार्च 2022 के बीच। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का विषय क्या था? तो विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 है, इसका पहला चरण राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। तो ये महत्वपूर्ण हो गया क्या कि जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है, इसका आयोजन 3 विभिन्न चरणों में हुआ। और इसका पहला चरण जो है, ये राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में हुआ 26 से 27 मार्च 2022 के बीच। वहीं इस महोत्सव का जो दूसरा चरण था, वो 29 से 30 मार्च के बीच वारंगल में हुआ। और तीसरा चरण 1 से 3 अप्रैल 2022 के बीच में हैदराबाद में आयोजित हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला है 53वां IHGF दिल्ली मेला 2022। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो IHGF जो दिल्ली मेला हुआ, ये क्रम कौन सा है? तो ये 53वां है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली NCR में हुआ। और किसके द्वारा? तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के द्वारा। और कब से कब तक? तो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच। अगला देखिए, अगला है 9वां विश्व जल फोरम 2022। ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये डकार, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में इसका आयोजन हुआ। किसका? विश्व जल फोरम 2022। और क्रम के अनुसार ये 9वां है। और इस 9वें विश्व जल फोरम 2022 जो कि डकार, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में हुआ, इसका विषय क्या था? इसका विषय है शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। अगला देखिए, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022। पहली बात तो ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का क्रम कौन सा है? तो 35वां। दूसरी बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन सूरजकुंड, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है। और आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच। अब आइए जरा इसमें थीम राज्य देख लेते हैं। तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि 35वां था 2022 में हुआ, इसमें थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। और अगर ये पूछा जाए कि मेले में भागीदारी देश कौन थी, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान इसमें था। ठीक है। अगला देखिए, विंग्स इंडिया 2022। ये जो विंग्स इंडिया 2022 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया, ये हैदराबाद स्थित वेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ। कहां पर? हैदराबाद स्थित वेगमपेट हवाई अड्डे पर। कब से कब तक? तो 24 से 27 मार्च 2022 के बीच। अब ये पूछ दिया जाए कि विंग्स इंडिया 2022 का थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था? तो भारत @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है। अगला देखिए, 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस 2022। इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से नई दिल्ली में हुआ। और कब से कब तक? तो 20 से 22 मार्च 2022 के बीच। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस 2022 का आयोजन किस जगह पे हुआ? तो नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? तो भू विज्ञान, एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। ठीक है। अगला देखिए, भारत और प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। और कब से कब तक? तो 7 से 10 मार्च 2022 के बीच। और मुख्य विषय क्या है भारत और प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का? तो एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा। ठीक है।
अगला देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 है, इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया और 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के बीच। दूसरी बात कि स्वच्छाग्रह जो है ये स्वच्छता और स्वाधीनता का समारोह 2022 हुआ और इसका आयोजन कब हुआ? तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 5 मार्च 2022 को। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये जो सम्मेलन का आयोजन हुआ स्वच्छाग्रह स्वच्छता और स्वाधीनता समारोह 2022 जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में हुआ, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किसका सामूहिक प्रयास है? तो ये संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अगला देखिए 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन 2022। ये वर्चुअल तौर पर हुआ 2 से 3 मार्च 2022 को और इसका आयोजन अगर पूछे तो 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन 2022 इसका आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया। अगला देखिए ओशियंस 2022। ये जो ओशियंस 2022 है ये वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी जो कि आईआईटी मद्रास और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ। ठीक है, दूसरी बात कि ये कब से कब तक? तो 21 से 24 फरवरी 2022 के बीच ओशियंस 2022 का आयोजन हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओशियंस 2022 की थीम क्या थी तो आपका जवाब होगा इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। और अगर ये पूछ दिया जाए कि ये भारत में कब हुआ तो ये पहली बार ओशियंस 2022 का सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। अगला है 5वीं राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022। पहली बात कि ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन 2022 में हुआ ये क्रम कौन सा है? तो 5वां। और कहाँ पर हुआ? तो नैरोबी केन्या में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक? तो 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच। अगला देखिए भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन 2022 में कहां पर हुआ? अब ये देखिए ये प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका जवाब होगा आगरा उत्तर प्रदेश में भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन 2022 में संपन्न हुआ और कब से कब तक हुआ? तो आपका जवाब होगा 1 से 2 मार्च 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब होगा तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में 3 से 4 मार्च 2022 को। दूसरी बात कि जो तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है, इस थीम के साथ तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला देखिए, अगला है मेदाराम जतारा उत्सव 2022। ये जो मेदाराम जतारा उत्सव 2022 है ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो तेलंगाना में हुआ। और कब से कब तक हुआ? तो आपका जवाब होगा 16 से 19 फरवरी 2022 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। ये किसके द्वारा हुआ? तो आपका जवाब होगा ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा TERI के द्वारा वर्चुअल तौर पर 16 से 28 फरवरी के बीच हुआ। अगर हम आपसे ये पूछें कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 जिसका आयोजन टेरी के द्वारा किया गया ये इसका विषय क्या है? तो आपका जवाब होगा टूवर्ड्स ए रेसिलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, अगला देखिए 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022। ये जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 है एक बात याद रखिएगा ये विश्व के बड़े पुस्तक मेला में से एक है और इसका आयोजन सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड साल्ट लेक कोलकाता में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 के बीच। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 में थीम कंट्री कौन सी थी तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्रम इंपॉर्टेंट है। अगला है चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 11 फरवरी 2022 को। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? तो क्वाड में 4 देश हैं भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इनके विदेश मंत्रियों ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बैठक की। अगला देखिए, अगला है वन ओशियन समिट 2022। ये जो वन ओशियन समिट 2022 है ये फ्रांस द्वारा आयोजित हुआ और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से ये आयोजित हुआ। ठीक है, दूसरी बात वन ओशन समिट 2022 में 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच हुआ, यानी फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक का इसमें सहयोग लिया। अगला है 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसको आप IAMAI के नाम से जानते हैं इसमें वर्चुअल तरीके से हुआ 11 से 12 फरवरी 2022 के बीच। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 का आयोजन की थीम क्या थी तो आपका जवाब होगा सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, अगला है 18वां कचाई लेमन महोत्सव 2022। याद रखिएगा ये कचाई लेमन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपका जवाब होगा मणिपुर राज्य के उखरुल जिले में एक कचाई गांव है
इसी कचाई गांव के नाम पर इसका नाम पड़ गया कचाई लेमन महोत्सव। और इसका क्रम कौन सा है? तो 18वां। और कब से कब तक हुआ कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर राज्य में? तो आपका जवाब होगा 13 से 14 जनवरी 2022 के बीच। यदि हम 18वें कचाई लेमन महोत्सव के विषय की बात करें तो सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू, ये इसका मुख्य विषय था। अगला देखिए 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। याद रखिएगा इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ। 12 से 13 जनवरी 2022 के बीच 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 हुआ। और 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सक्षम युवा और सशक्त युवा। ठीक है, यानी युवा सक्षम भी हो और सशक्त भी हो। अगला है 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022। यानी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का क्रम क्या है? 9वां। दूसरी बात, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी, असम में। और तीसरी बात कि इसका आयोजन किस तिथि से हुआ? तो 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का विषय क्या था, तो आपका जवाब होगा कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। ठीक है, अगला देखिए 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021। ये जो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ 4 से 5 दिसंबर 2021 के बीच। अब ये जो हिंद महासागर सम्मेलन जिसका क्रम 5वां है 2021 में, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, यानी इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। अगला देखिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021। इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ 25 से 27 नवंबर 2021 के बीच। और दूसरी बात यह है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का अगर आपसे विषय पूछा जाए तो आप बताएंगे इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना। अगला है 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच। और क्रम कौन सा है? तो 7वां। अगर हम ये पूछें आपसे कि इसका आयोजन स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा पणजी, गोवा में 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। दूसरी बात कि इसका विषय क्या था? तो सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। अगला देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 कहां पर हुआ? तो कोहिमा, नागालैंड में आयोजित हुआ। कौन सा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। और किस क्षेत्र के लिए? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। कब से कब तक? तो 27 से 29 नवंबर 2021 के बीच। अगला देखिए पहला अहरबाल महोत्सव 2021। याद रखिएगा ये पहला अहरबाल महोत्सव कहां पर हुआ? कुलग्राम, जम्मू कश्मीर में। कहां पर? कुलगाम, जम्मू कश्मीर में। कब हुआ? तो नवंबर 2021 को। अगला देखिए आपदा प्रबंधन पर 5वीं बार जो ये विश्व कांग्रेस का आयोजन 2021 में हुआ, ये कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। और कब से कब तक? तो 24 से 27 नवंबर के बीच आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की बैठक हुई। अगर इसकी थीम के बारे में पूछा जाए तो पेंडेमिक्स यानी कोविड-19 के संदर्भ में आपदा प्रतिरोध के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता। ठीक है, अगला देखिए अगला है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021। देखिए अब ये भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कब से कब तक? तो 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच। दूसरी बात कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखा। कहां पर? झांसी के गरौठा में। अगला देखिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन कहां हुआ? तो वर्चुअल तरीके से नई दिल्ली में। और दूसरी बात यह है कि 18 से 19 नवंबर 2021 के बीच। और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का जो प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन है, इसकी उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला देखिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021। ये जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में हुआ। और इस समय अध्यक्ष कौन थे या इसमें शामिल कौन थे केंद्रीय मंत्री? तो आपका सही जवाब होगा अमित शाह। और ये हिंदी को प्रमोट करने के लिए ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हुई। दूसरी बात की ये 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब होगा शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। और कब से कब तक? तो 3 से 13 नवंबर 2021 के बीच। दूसरी बात ये जो 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है देयर्स ऑलवेज अ राइट बुक। अगला देखिए 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होगा इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। और कब से कब तक? तो 14 से 27 नवंबर 2021 के बीच 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 हुआ। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत। और भागीदार राज्य कौन सा है? बिहार। और अगर पूछा जाए कि फोकस राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड। यहाँ उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ये फोकस राज्य में है। अगला देखिए 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिति 2021। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो रोम के इटली में। दूसरी बात यह है कि ये जो 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है 2021 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब होगा इसका आयोजन रोम, इटली में किया गया। और कब से कब तक? तो 7 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच।
अगला देखिए, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। ये जो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर 2021 के बीच हुआ। और कहां पर हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यदि हम आपसे पूछे कि सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था, तो आपका जवाब होगा शेपिंग अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अगला है फिली निप्पॉन 2021। ये जो फिल निप्पॉन 2021 है, ये विश्व डाक प्रदर्शनी है जो कि जापान में आयोजित हुई, जिसका नाम क्या है? फिल निप्पॉन 2021। और कब हुई थी? तो सितंबर 2021 में। ये क्या है? विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी जो कि जापान में आयोजित हुई। अगला है भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ 24 से 27 अगस्त 2021 के बीच। दूसरी बात कि भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी में अगर आपको भागीदारी राज्य के बारे में जानना है तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। और यदि आपको फोकस राज्य देखना है तो आप देखेंगे हरियाणा को। अगला देखिए, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2021। याद रखिएगा, ये महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? तो सांता मार्गेरिटा लिंगुर, इटली में इसका आयोजन 26 अगस्त 2021 को हुआ। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से पार्टिसिपेट किया। क्या नाम है? महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगला देखिए, इप्सा जो कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है, इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 में हुई। और याद रखिएगा, इप्सा का आयोजन वर्चुअल तरीके से 12 अगस्त से 2021 के बीच, और यह बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक है, कौन सी बैठक? तो इप्सा के पर्यटन मंत्रियों 2021 की बैठक। अगला देखिए, अगला है विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021। ये वर्चुअल तौर पर आयोजित हुआ 21 अप्रैल 2021 को। और अगर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक प्रभाव का निर्माण। अगला है पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2021। इसका भी आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ 6 से 8 जुलाई 2021 के बीच। और याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन ये पहला है, और इसका विषय क्या था? साझा समृद्धि के लिए रोड मैप विकसित करना। ठीक है, आगे हम लोग संधि और समझौता देखेंगे। इसमें पहली संधि हुई गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच। ये क्यों इनके बीच समझौता हुआ? कारण था केंद्रीय सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच 6 मई 2022 को समझौता हुआ। अगला है तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए समझौता। ये किसके द्वारा हुआ तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए समझौता? तो ये रेलवे सुरक्षा बल, जिसको आप आरपीएफ के नाम से जानते हैं, और एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के मध्य में एक समझौता हुआ। किस लिए? तो तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए समझौता हुआ। और दूसरी बात है, ये समझौता 6 मई 2022 को हुआ। और एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन को बचपन बचाओ अभियान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें चर्चा आरपीएफ से भी रिलेटेड कर लेनी चाहिए, जो कि आप पूर्व में पढ़े हैं, यहाँ मैं उसको कोरिलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ऑपरेशन अमानत। अब ये ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो ये आरपीएफ द्वारा जो खोया हुआ सामान है उसको इजीली कैसे वापस किया जाए, इसके लिए एक नया इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन अमानत। दूसरा ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन आहट। ये ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? इसका संबंध मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। ठीक है, दूसरी बात ऑपरेशन उपलब्ध। ये ऑपरेशन उपलब्ध दलालों और जो कालाबाजारी करते हैं टिकटों की, उन पर अंकुश लगाना ताकि आम आदमी को इजीली टिकट मिल सके। इसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। यानी आपको आरपीएफ के संदर्भ में ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन अमानत ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, भारत जर्मनी के मध्य संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ये भारत और जर्मनी के बीच में क्या घोषणा पत्र में लिखा था? तो ये कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए भारत और जर्मनी के बीच में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। अब देखिए, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है? पूछ देगा, हाल ही में चर्चा में रहा कृषि, पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के बीच सतत प्रबंधन के लिए संयुक्त घोषणा पत्र किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपका सही जवाब होगा भारत और जर्मनी के बीच। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो वन परिदृश्य की बहाली पर ये जो घोषणा पत्र है, ये वर्चुअल माध्यम से हस्ताक्षर हुआ। और इंडो जर्मन ग्रीन टास्क फोर्स पर भी इस संयुक्त सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया। अगला है भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको कहा जाता है CEPA। सबसे पहले तो आप इस CEPA का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसके बीच हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच। अब ये लागू कब हुआ? 1 मई 2022 को। क्या बात थी? इसको क्या है ये CEPA के तहत भारत से संयुक्त अरब अमीरात आभूषण उत्पादों की पहली खेप भेजी गई। याद रखिएगा इसको। दूसरी बात कि दोनों देशों के बीच जो
CEPA है ये 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित हुई। यानी अगर पूछा जाए कि आभूषण की खेप कहाँ गई, तो भारत से यूएई के बीच। अगला है हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता, किसके किसके बीच, तो हिमाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के द्वारा इन दोनों के बीच में हुई। और किस योजना के तहत, तो पर्वतमाला योजना के तहत। दूसरी बात कि इस समझौते के तहत राज्य में 3,232 करोड़ रुपए की लागत का 57.1 किलोमीटर लंबा 7 रोपवे परियोजना निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर किलोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, कितनी रोपवे परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, और किन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आई क्रिएट CSIR के मध्य समझौता हुआ। अब पहले ये समझिए कि आई क्रिएट क्या है। ये गुजरात का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आई क्रिएट कहते हैं। और वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, जिसको आप CSIR कहते हैं, इन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ। किस लिए हुआ, तो भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करने के लिए। ठीक है, कब हुआ, तो 25 अप्रैल 2022 के बीच। अगला देखिए, नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने हेतु समझौता हुआ। अब ये नागचला कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ कि अब हम लोग मिलकर नागचला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। अगला है नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ। अब इन दोनों नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में समझौता क्यों हुआ, तो ये बच्चों, देश में बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने की दिशा के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ। दूसरी बात कि दोनों संस्थान भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर भारत की पहली भी रिपोर्ट मिलकर तैयार करेंगे। यानी अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर भारत में पहली रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया दोनों मिलकर इसको तैयार करेंगे। अगला देखिए आपको इसमें पूरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, मैं आपको उसमें से खुद जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं अलग से फाइंड आउट करके आपको दे दे रहा हूँ, जो आप सुनेंगे तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक होगी। अगला देखिए, भारत जापान के मध्य समझौता। अब भारत और जापान के मध्य समझौता किस विषय पर हुआ, तो याद रखिएगा कि घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन यानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के क्षेत्र में, यानी कि पर्यावरण और जल प्रबंधन या अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम को करने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ। और भारत की तरफ से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग यानी जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच में सहयोग संधि हुई। और ये कब हुई, तो 13 अप्रैल 2022 को। अगला है सेबी और FRC मंगोलिया के मध्य समझौता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर समझौता दे दिया। किस पर, तो सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और वित्तीय नियामक आयोग जिसको आप FRC कहते हैं, और साथ ही साथ मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 8 अप्रैल 2022 के बीच। ठीक है, अगला देखिए, NTPC गुजरात गैस लिमिटेड के बीच समझौता, यानी कि जो पाइप्ड प्राकृतिक गैस है जिसको आप PNG कहते हैं, के नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ। कब हुआ, तो 5 अप्रैल 2022 को। और ये जो NTPC और NTPC कवास में जो गुजरात गैस लिमिटेड यानी जिसको GGL के नाम से जानते हैं, इसमें पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए यह समझौता हुआ। अगला है अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता। किनके बीच हुआ, तो असम और मेघालय के बीच। ये दोनों लोग दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये सिग्नेचर किए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड है। ठीक है, अगला देखिए, NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य समझौता हुआ। ये जो NMDC है इसका मतलब है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, और IIT खड़गपुर के मध्य किस पर समझौता हुआ, तो ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ। और ये कब समझौता हुआ, तो आपका सही जवाब होगा 16 मार्च। याद रखिएगा, NMDC देश में खनिजों के अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रिकल अध्ययन करने वाला भारत का पहला ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मध्य समझौता हुआ। तो याद रखिएगा कि यह समझौता नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको आप ITU कहते हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु मेजबान देश समझौता HCA पर हस्ताक्षर किया गया। और यह कब हुआ, तो 3 मार्च 2022 के बीच। अगला देखिए, भारत नेपाल के मध्य समझौता। भारत और नेपाल के मध्य समझौता किस पर हुआ, तो ये हुआ किसानों को रासायनिक उर्वरकों की एक लंबी अवधि तक आपूर्ति को सुनिश्चित करना। और ये किस व्यवस्था के तहत हुआ, तो ये सरकार टू सरकार यानी G2G समझौते व्यवस्था के तहत ये हुआ।
और 28 फरवरी 2022 को। इसके साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच धारचूला भारत और धारचूला नेपाल में महाकाली नदी पर सेतु बनाने के लिए एक समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई 6 जनवरी 2022 को। अगला है विश्व आर्थिक मंच और NIUA के मध्य समझौता हुआ। ये जो विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, जिसको आप NIUA कह रहे हैं, इसके मध्य समझौता क्यों हुआ? तो ये डिजाइनीकृत सस्टेनेबल सिटी इंडिया कार्यक्रम में सहयोग के लिए विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर यानी NIUA के बीच में समझौता हुआ। अगला है विश्व बैंक और भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और उड़ीसा सरकार के मध्य समझौता हुआ। क्यों हुआ? तो कर्नाटक और उड़ीसा में वाटर शेड प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $115 मिलियन का समझौता रिवार्ड जो है पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, और कौन कौन शामिल था? तो विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला है उन्नत हेलीकॉप्टर, जिसको आप ALH-MK3 कहते हैं, इसके निर्यात के लिए एक समझौता हुआ। और ये समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ? तो हेलीकॉप्टर निर्यात हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और मॉरिशस सरकार के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर हुआ 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है AGEL और SECI के मध्य समझौता हुआ। ये AGEL क्या है? ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है। AGEL ने 4667 यानी 4667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SECI, के मध्य समझौता हुआ 14 दिसंबर 2021 के बीच। और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली समझौता हुआ किसके बीच? AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और SECI यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच। अगला है देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने हेतु समझौता किया गया। तो किसके बीच में ये समझौता हुआ? तो ये भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसको आप ADB के नाम से जानते हैं, इन्होंने 13 राज्यों में शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये कितने का ऋण समझौता है? तो ये $300 मिलियन का ऋण समझौता है, जो देश के 13 राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए किया गया। किसके साथ? ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और दूसरी बात कि इसमें 13 राज्यों में कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। आगे देखिए, आगे दिया है पहला हरित सावधि ऋण समझौता। ये जो पहला हरित सावधि ऋण समझौता किसके बीच हुआ? तो ये NTPC यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड REL ने पहले हरित सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब हुआ? तो 29 सितंबर 2021 को। दूसरी बात कि 500 करोड़ रुपए का यह ऋण समझौता प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर हासिल हुआ और ऋण की अवधि कितनी रहेगी? तो 15 साल रहेगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है NFL, RCF और IFFCO के बीच में समझौता हुआ। और इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है? जैसे NFL कहें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको आप RCF कहते हैं, और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको आप IFFCO कहते हैं, इनके बीच में समझौता हुआ। और किसके लिए समझौता हुआ? तो नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इन तीनों के बीच में समझौता हुआ। और इस प्रकार भारत विश्व का पहला देश होगा जिसने नैनो यूरिया के वाणिज्यिक उत्पादन को शुरुआत किया। इसलिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा कि NFL, RCF और IFFCO के मध्य में नैनो यूरिया तरल उर्वरक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए हस्ताक्षर हुआ। इस प्रकार आपने आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को पॉइंट वाइज तरीके से देख लिया और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य थे, केवल उन पर चर्चा हुई। कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं लाइन को पढ़, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको तो वो फैक्ट चाहिए जो आपके लिए सीधा परीक्षा से सरोकार हो, यही कवर कराया जाता है। और अब लगातार ये वीडियोस का क्रम दोनों समय रहेगा। आप लोग जल्द से जल्द सारी वीडियोस को कवर कर लें और रिवीजन भी करें। परीक्षा नज़दीक है, संयम के साथ अपने कार्य को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।